नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और उदय स्टडी क्लासेज में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ बोर्ड परीक्षा 2023 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8 का विज्ञान विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेगा। यानी जो आगामी आपका 3 अप्रैल को जो एग्ज़ाम है उसकी दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये पेपर है, ये वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है विद्यार्थियों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम की पूरी यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी। सभी विषय के पेपर यहाँ पे लगातार अपलोड किए जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि प्रत्येक विषय के आपके लिए 5-5 पेपर अपलोड करें और बिल्कुल आपका जो मेन बोर्ड का पेपर आएगा, इन्हीं 5 जो हमने पेपर अपलोड किए हैं, इनमें से ज़्यादातर प्रश्न आने की पूर्ण संभावना रहेगी। यानी 95 से लेकर 96% जो प्रश्न है हमारे इन 5 पेपरों में से आने की संभावनाएं बनेगी, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न हैं, हम पूरे के पूरे टॉपिकों का गहनता से अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद में जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम लेकर आते हैं। तो बिल्कुल जितने भी हमारे वीडियो आ रहे हैं, प्रत्येक विषय के हमारा टारगेट है कि 5-5 आपके लिए पेपर अपलोड करें, तो उन पेपरों को आप ज़रूर देखें। विद्यार्थियों, ये पेपर है कोई लंबा नहीं होगा, वीडियो केवल 12 से लेकर 15 मिनट का होगा, लेकिन जिस विद्यार्थी ने 15 मिनट तक इस वीडियो को अंत तक देख लिया, बिल्कुल उनको विज्ञान में बेस्ट स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आप वीडियो को कोशिश कीजिए अंत तक देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और अपना और अपने ज़िले का नाम है वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरे विद्यार्थी है वो कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं। तो फटाफट अपना और अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। विद्यार्थियों, आपको समय है वो 2.5 घंटे का दिया जाएगा और आपका पूर्णांक है वो 80 नंबर का रहेगा। पहला खंड आता है वो आता है आपका खंड अ। इसके अंतर्गत आपके अवसाद के प्रश्न और रिक्त स्थान के प्रश्न और सही और गलत वाले जो प्रश्न हैं वो आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर दिए गए कोष्टक में लिखिए। यानी इस बार आपको जो अपने उत्तर हैं वो पेपर के अंदर ही लिखने हैं, और फिर से जो आपका पेपर होगा वो जमा होगा, तो बिल्कुल आपको ऐसे जिस तरह से मैंने यहाँ पे उत्तर लिखा है आगे, ऐसे ही उत्तर आपको लिखने हैं। मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर साथ में लिखे हैं, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और आप एग्जाम में अच्छे से ऐसे प्रश्नों को उत्तर देकर आए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए, खरपतवार हटाने को कहते हैं कटाई, निराई, बुआई, थ्रेसिंग। तो विद्यार्थियों, खरपतवार है उसको हटाते हैं, उसको अपन निराई कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। निराई, जिसको अपन अपनी भाषा में क्या कहते हैं, निदान भी कहते हैं। मारवाड़ी में और मेवाड़ी में भी अपन निदान ही कहते हैं, जो कि जो अनावश्यक पौधे फसलों के साथ में उग जाते हैं उन्हें। अगला प्रश्न है, मादा एडिच मच्छर वाहक हैं, यानी मादा एडिच मच्छर है, इसके कारण से कौन सा रोग होता है? डेंगू का वायरस है, मलेरिया परजीवी का है, पोलियो रोग का वायरस है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मादा एडिस मच्छर है विद्यार्थियों, इनके काटने से डेंगू रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। अगर मादा एनाफ्लीज आ जाता ना यहाँ पे, एडिस की जगह एनाफ्लीज, तो एनाफ्लीज है वो मलेरिया रोग का वाहक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, कृत्रिम रेशम है, कृत्रिम रेशम कौन सा है? तो विद्यार्थियों, कृत्रिम का मतलब होता है जिसको फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, या फिर मानव है अपने हाथ से बनाता है। जो हाथ से चीज़ बनाते हैं उसे कृत्रिम कहा जाता है, और जो प्रकृति में अपने आप बनते हैं उसे प्राकृतिक कहते हैं। तो यहाँ पे जो रेयान है ये एक कृत्रिम रेशम है, यानी रेशम का ही प्रकार है, लेकिन ये मानव अपने हाथ से बनाता है, तो इसलिए ये ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतले सादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? यानी ऐसा कौन सी वस्तु है जिनको अपन पीटे तो पतले सादरी के रूप में, यानी उनसे पत्थरे वगैरह कुछ भी अपन बना सकते हैं, तो वो होता है जिंक, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। फास्फोरस नहीं होगा, सल्फर नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा। ऑक्सीजन तो हवा, इसको कैसे पीटोगे आप? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? विद्यार्थियों, ये बिल्कुल इजी सा प्रश्न है और आपके एग्जाम में पक्का आने की संभावनाएं बन रही हैं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका है उसका नाम है तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी आपको खाली जगह भरनी है और खाली जगह से संबंधित आपके 4 प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पे पहला देखिए, इस प्रकार का
जनन नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे जन्म नहीं है, ठीक है ना, इस प्रकार का जनन है जिसमें नर तथा मादा युग्म का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा लैंगिक जनन हो जाएगा, ठीक है ना, लैंगिक जनन। अगला देखिए, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, बल नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो यहाँ पे खाली जगह में दाब आ जाएगा। उसी तरह से देखिए, घर्षण से गति उत्पन्न होती है या फिर ऊष्मा, तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है ना, तो ऊष्मा हो जाएगा यहाँ पे। गर्मी मतलब जब घर्षण करते हैं तो उससे गर्मी उत्पन्न होती है। आपने कई बार देखा होगा, दो पत्थरों को घिसते हैं या फिर लकड़ी को घिसते हैं या फिर जो टायर होता है गाड़ी का उसके ब्रेक लगाते हैं तो घर्षण होता है और उससे क्या होती है, ऊष्मा यानी धुआं निकलना शुरू हो जाता है। अगला देखिए, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए दिए गए जो समय है उसको आवर्तकाल कहा जाता है। तो यहाँ पे आवर्तकाल हो जाएगा। मैंने सही उत्तर है उसको लाल में लिख रखा है ताकि आपको फटाक से याद हो जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने टी और गलत कथन के सामने एफ लिखिए। बिल्कुल इजी है। तो यहाँ पे देखिए, प्लास्टिक विद्युत का सुचालक है, प्लास्टिक विद्युत का सुचालक है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर यहाँ पे अपन लाइट जोड़ेंगे तो इस सिरे तक थोड़ी आएगी, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर लाइट है वो जाती नहीं है, तो ये गलत है, तो इसलिए एफ लिख दो। अगला देखिए, तड़ित एक विशाल स्तर की चिंगारी है जिसके साथ ध्वनि भी उत्पन्न होती है। तड़ित का मतलब जिसको अपन कहते हैं बिजली, अपनी भाषा में बिजली गिरती है ना, जब बारिश होती है तब बिजली गिरती है, उसको तड़ित बोला जाता है। तो ये विशाल स्तर की चिंगारी है, बिल्कुल चिंगारी तो है ना, ये आग की तरह ही तो है, लपेट इस तरह से आती है और अपने साथ में ध्वनि भी उत्पन्न करती है, यानी आवाज़ भी करती है। बिल्कुल सही बात है, सही के लिए आपको टी लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है, मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है खाद से, तो टी लिख दो। एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज मच्छर डेंगू वायरस का वाहक है, ये गलत है। अभी अपन ने पढ़ा था ऑप्शन में, मादा एनाफ्लीज है ये मलेरिया का है, जबकि मादा एडिस मच्छर है ना वो डेंगू का है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। कॉलम 1 को कॉलम बी से मिलान करना। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूं ताकि सारे ऑप्शन अपन को दिख जाए। ओके, थोड़ा सा और कर लेता हूं। ओके, यहाँ पे कॉलम ए देखिए, चिकन पॉक्स, विद्यार्थी चिकन पॉक्स है, इनका संबंध वायरस से हो जाएगा, ये एक वायरस है। उसी तरह से टाइफाइड, टाइफाइड क्या है, एक टाइफाइड है वो क्या है, एक जीवाणु है। उसी तरह से मलेरिया, मलेरिया का वाहक है वो है प्रोटोजोआ, ठीक है ना, और जो गेहूं का रस्ट रोग है ये कवक के कारण होता है। तो इस तरह से इनका मिलान कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या ओके, प्रश्न संख्या 9। रबी की फसल के दो उदाहरण बताइए। तो रबी की फसल के दो उदाहरण गेहूं और चना हो जाएगा। 9वें में दूसरा है कि खरीफ की फसल के दो उदाहरण बताइए, तो धान और मक्का हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। रेयॉन क्या है, इसके उपयोग पर प्रकाश डालिए। तो रेयॉन के बारे में मैंने पहले भी बताया था। रेयॉन रेशम के गुणों वाला एक रेशा है जो मानव द्वारा निर्मित है, यानी प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम रेशम है और इससे काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। इसे रेयॉन या फिर कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग कहाँ होता है, रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर रेशम की चादर बना सकते हैं और ऊन के साथ रेयॉन को मिलाकर कालीन और गलीचा तैयार किया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो विद्यार्थियों उसका सही आंसर होगा, सोडियम और पोटेशियम दोनों ही अधिक क्रियाशील धातुएं हैं और ये वातावरण और जल के साथ में काफ़ी तीव्रता से है वो क्रिया करती हैं और जल उठती है, यानी इनको अपन खुले में छोड़ेंगे ना तो इनके साथ में क्रिया करना शुरू कर देगी और जैसे ही क्रिया करना शुरू करेगी तो ये अपने आप जल जाएगी, नहीं आग हो जाएगी। कौन, सोडियम और पोटेशियम। इस कारण से इनको खुले वातावरण में तो अपन नहीं रख सकते हैं, इसीलिए वायु और नमी से अलग रखने के लिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। विद्यार्थियों याद हो गया या फिर दोबारा बताऊं? बिल्कुल इसको याद कर लीजिएगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, आघात वर्धनीयता से आप क्या समझते हैं। तो विद्यार्थियों उसका सही आंसर होगा, 12वें में मैंने दो प्रश्न दिए हैं क्योंकि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट बन रहे हैं और दोनों ही आपके 1.5 नंबर के हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, आघात वर्धनीयता से आप क्या समझते हैं। तो विद्यार्थियों उसका सही आंसर होगा, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर पतली चादरों में बनाई जाती है आघात वर्धनीयता कहा जाता है। यानी ऐसे धातु जिनको अपन
पीट कर पतली चादर बना सकते हैं तो वो क्या हो गए, आघात वर्धनीय हो गए। जैसे कि लोहे की कोई बॉल है तो उनको पीट पीट कर अपन पतली चादर बना देते हैं तो वो क्या हो गया, आघात वर्धनीय हो गया। अगला प्रश्न है, तन्यता की परिभाषा लिखिए। तो विद्यार्थियों उसका सही आंसर होगा, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं उन्हें तन्यता कहा जाता है। मतलब धातु होते हैं लेकिन उनको खींच के अपन लंबे लंबे तार बना सकते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, कोल तार क्या है और इसका उपयोग क्या है वो आपको बताना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाइए। तो इस तरह से मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाना है। यहाँ पे मोमबत्ती सबसे कम गर्म स्थान ये होता है, सबसे कम गर्म ये होता है, फिर उसके बाद में सबसे गर्म जो भाग है वो ये होता है। इस तरह से इनका चित्र बनाना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों ये प्रश्न इन दोनों में से एक पक्का आएगा, मुझे पूर्ण भरोसा है। अंतर स्पष्ट करना, चिड़ियाघर एवं अभ्यारण्य में अंतर स्पष्ट करना, अगर ये नहीं आता है तो संकटपन्न और विलुप्त स्पीसीज। तो मैंने संकटपन्न और विलुप्त का उत्तर लिख दिया है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। संकटपन्न स्पीसीज वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं। मतलब ऐसे जीव जिनकी संख्या लगातार घट रही है और वो विलुप्त हो सकते हैं, मतलब समाप्त हो सकते हैं। जैसे कि सफ़ेद चीता पहले खूब थे लेकिन अब विलुप्त होने वाले हैं। शेर, हाथी, ये सारे के सारे जानवर हैं, इनकी संख्या घट रही है। अब विलुप्त स्पीसीज कौन होते हैं, वे जंतु जो पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं, मतलब वो नष्ट हो चुके हैं, अब वो जीव बसे ही नहीं हैं, तो उन्हें कहते हैं विलुप्त स्पीसीज। जैसे कि डायनासोर, पहले यहाँ पे डायनासोर कहा करते थे कि भाई यहाँ पे डायनासोर होते थे, लेकिन वर्तमान में एक भी नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका का रेखा चित्र बनाकर उनके 3 अंतर बताइए। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका का इस तरह से चित्र बनाया जाता है। पहला चित्र है ये आपका पादप कोशिका का है और ये है जंतु कोशिका का, और फिर इनके बाद में इनके 3 अंतर भी लिखना है। नीचे देखिए मैंने खाली जगह दे रखी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, मानव के मादा जनन तंत्र तथा नर जनन तंत्र के नामांकित चित्र बनाइए। तो मादा जनन तंत्र इस तरह से है और नर जनन तंत्र इस तरह से है। विद्यार्थी इन दोनों को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, शर्म करने की कोई बात नहीं है। ये जितने भी ऐसे जो प्रश्न आते हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, यौवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। यौवना आरंभ होता है उस समय पे शरीर में क्या क्या परिवर्तन होता है उनकी सूची बनाना है। जैसे कि आवाज़ का भारी पड़ना और शरीर में मतलब बहुत ज़्यादा उत्तेजना होना वगैरह, ये जो भी हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। या फिर ऋतुस्राव क्या है वर्णन कीजिए। ऋतुस्राव क्या है, महिलाओं के अंदर जो मासिक चक्र होता है जो कि प्रत्येक 28 से लेकर 30 दिनों के मध्य आता है और ये 40 से लेकर 45 वर्ष की उम्र तक आता है, और इनके बारे में जो है वो आप आराम से अच्छे से याद करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार से शत्रु हैं और किस प्रकार से मित्र हैं, दोनों के बारे में आपको लिखना है। और अंतिम प्रश्न है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आसुत जल को किस प्रकार विद्युत का चालन बनाया जा सकता है, चालक बनाया जा सकता है, अथवा में प्रश्न और मिल जाएगा, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है, यदि नहीं तो इसे चालन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये था विज्ञान का पेपर जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं इन सभी को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा और बिल्कुल इनको याद करके जाएंगे तो आपको विज्ञान में बेस्ट स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। विद्यार्थियों वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगला कौन से विषय का पेपर सही है वो भी आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपके लिए ज़रूर मैं पेपर लेकर आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।